नमस्कार, न्यूज़ 19 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंह। आज 16 दिसंबर है और आज ही के दिन भारत और पाकिस्तान का एक युद्ध होता है और इसको लेकर आज हम चर्चा भी करेंगे। मगर आपको बता दें कि इस युद्ध में पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने भारत के सामने अपने घुटने टेक दिए थे और इस युद्ध में दुख की बात ये रही कि 9,300 अपने सेना के उसमें शहीद भी हुए। तो इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं कर्नल देवानंद गुर्जर और एनसीसी के कैडेट्स भी हमारे साथ जुड़े हैं। तो सर, आपसे जानना चाहूँगी कि विजय दिवस को लेकर आपकी क्या विचारधाराएं हैं और इसमें कैसे क्या क्या हुआ, आप जनता को बताएंगे? जी, सबसे पहले तो मैं माइक पकड़ लूँ। मैं इस विजय दिवस के उपलक्ष्य में देशवासियों को बधाई देना चाहूँगा और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि न्यूज़ 19 का कि आपने हमारे इस इशू को नागरिकों के सामने पहुँचाया। देशवासियों को बताना चाहूँगा कि देखिए कि जो 1971 जो युद्ध था जिसके उपलक्ष्य में विजय दिवस मना रहे हैं, ये मात्र 13 दिन का युद्ध था जो 3 दिसंबर 1971 में शुरू हुआ था। 16 दिसंबर 1971 को समाप्त हो गया था, जिसके फलस्वरूप एक नए देश का निर्माण हुआ जिसको बांग्लादेश बोला गया, जो हमारे भारत का हिस्सा था, एक टुकड़ा और कर दिया गया। इसके फलस्वरूप जैसे आपने बताया 93,000 पाकिस्तानी सैनिक थे, टोटल मिला के 98,000 थे, उनके कुछ सिविलियन सहायक और फैमिली, तो 98,000 का उसका सरेंडर हुआ था, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इतना बड़ा आखिरी था और उसके बाद देखने में नहीं आया है। उसके अलावा जो 9,000 के आसपास 8,300 जो आपने बताया जो सैनिकों की मौत हुई थी, उसके अंदर जो 8,000 सैनिक तो सिर्फ पाकिस्तान के थे और करीब 3,000 हमारे हिंदुस्तानी सैनिकों का जीवन का बलिदान हुआ था और उसके अलावा करीब 12,000 सैनिक घायल हुए थे। ये फलस्वरूप था। पर सबसे बड़ी बात है कि इतनी बड़ी विजय हमारे देश ने हासिल की, हमारे देश के रणबांकुरों ने हासिल की। मैं उनको नमन करना चाहूँगा इस विजय दिवस के उपलक्ष्य में। जिस प्रकार से भारत सरकार और आप सब लोग इनको नमन और याद कर रहे हैं, एक हमारे लिए गौरव का विषय है और देश के लिए गौरव का विषय है। और इस युद्ध के पश्चात जिस प्रकार परिस्थिति बदलती है, पाकिस्तान आज भी देखने में आ रहा है कि देखिए सैनिकों की वीर गाथाओं की कोई कमी नहीं है हिंदुस्तान में, मैं ऐसा मानता हूं। और हाल ही के अंदर 2 दिन पहले हमने खुद ने देखा है तवांग के अंदर जिस प्रकार से हिंदुस्तानी रणबांकुरों ने तवांग के अंदर डंडे मार मार के चीनियों को खदेड़ा है। तो ये एक सौभाग्य, और मैं एक सैनिक रहा हूं, मैं उनको भी, मेरे पूर्वजों को नमन करता हूं और एक सैनिक जो आज के सैनिक हैं उनको भी नमस्कार करना चाहूँगा कि देखिए जिस प्रकार से हम देश के जो हमें जिम्मेवारी दी गई उसको निभाते हैं और देश के हम आभारी हैं कि जिस प्रकार से आप हमारा प्रेम रखते हैं, अभिनंदन करते हैं, ऐसा मैं मानता हूं। निष्ठा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इस दिवस को लेकर आपकी क्या ओपिनियंस हैं और क्या कहना चाहेंगी आप इस पे? जी, जैसा कि कर्नल साहब ने सब कुछ बताया, कर्नल साहब ने मिलिट्रली एस्पेक्ट बताया इस दिवस का, लेकिन मैं मानती हूं कि अगर हम पॉलिटी और ब्यूरोक्रेट्स की बात करें तो ये हमारे सैनिकों की तो जीत थी मगर इस देश की बहुत बड़ी हार थी। मैं बताना चाहूँगी कैसे। देखिए, लड़ाई हमेशा सैनिकों के बीच होती है, लेकिन ये लड़ाई में महिलाओं का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि जैसा कि सर ने बताया 30,000 सैनिक हमारे शहीद हुए। इसी के साथ में 3 लाख महिलाओं का रेप किया गया था। इसी के साथ मेरे कुछ सवाल है इस गवर्नमेंट से जो उस टाइम पे बैठी हुई थी, उस टाइम के जो पॉलिटी और ब्यूरोक्रेट्स थे, क्या 30,000 सैनिक और 3 लाख महिलाओं का बलिदान आपने एक नया देश बनाने के लिए किया था? दूसरी बात ये कि इसका फलस्वरूप आपने हमें एक नया दुश्मन देश बना दिया। बांग्लादेश जो कि किसी ज़माने में हिंदुस्तान का पार्ट हुआ करता था, उसको पाकिस्तान को दे दिया और फिर ये जो टुकड़ा किया आपने, दुनिया को लगता है कि ये टुकड़ा पाकिस्तान का था, मगर नहीं साहब, ये टुकड़ा हिंदुस्तान का हुआ है। तीसरी बात ये कि 76 के अंदर उन्होंने हमारे इसके कॉन्स्टिट्यूशन के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करी, जिसके अंदर उन्होंने, मुझे वर्ड याद नहीं आ रहे, सेक्युलर एंड सोशलिस्ट वर्ड ऐड किया और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ छेड़छाड़ करी। चौथी बात ये कि इसके अंदर जैसा कि सर ने बताया कि हमारे 5,000 सैनिक उन्होंने बंदी बनाए थे और हमने उनके 98,000 बनाए, हमने तो लौटा दिए। लेकिन दुखद बात ये है कि हमारे 5,000 सैनिक आज भी पाकिस्तान की जेल में सड़ रहे हैं। और चौथी बात ये कि जो ईस्ट पाकिस्तान हमने कैप्चर किया, और वेस्ट पाकिस्तान को तो हम जीत ही चुके थे, वो ईस्ट पाकिस्तान का कैप्चर्ड हिस्सा भी हमने उनको दे दिया और वेस्ट पाकिस्तान को तो आपने साहब बांग्लादेश बना दिया। तो ये बहुत ही दुखद बात है, लेकिन मुझे गर्व है कि आज की सरकार हमारी अच्छी है, जिस पे मैं बेहद भरोसा करती हूँ। इसी के साथ अंत में मैं ये कहना चाहूँगी कि क्योंकि आज विजय दिवस है,
तो मैं अभी सभी युवाओं से ये प्रार्थना करना चाहूँगी कि आइए हम सब मिलकर संकल्प लेते हैं कि इस भारत को हम वो भारत दें, इन युवाओं को हम वो भारत दें जो हमारे पूर्वजों ने हमें दिया है, वो भारत नहीं जो आज की पीढ़ी ने हमें दिया है। धन्यवाद। मैं एक बात जोड़ना चाहूँगा, जी। छूट गई थी। मैं एक बात बताना भूल गया कि देखिए 1971 जो युद्ध हुआ था, ये पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बीच की प्रॉब्लम थी, और उसके फलस्वरूप क्या होता कि 25 मार्च 1971 के अंदर दीपिका जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि वहाँ पर एक ऐसी स्थिति आ गई थी कि वहाँ के लोकल जो पाकिस्तान की सरकार ने एक ऐसा ऑपरेशन चलाया जिसके तहत पूर्वी पाकिस्तान, जिसके अंदर वो बंगाली जितने मुसलमान थे, कि उनको सबक सिखाने के लिए उनका नरसंहार किया गया। और उस नरसंहार में जैसे अभी हमारे साथी ने बताया कि टोटल 30 लाख वहाँ के नागरिकों की हत्या आर्मी ने, पाकिस्तान आर्मी नियाजी के अंडर कमांड हत्याएं की गई। उसके अलावा करीब 2 से 3 लाख के बीच में महिलाओं का ऑफिशियली रेप किया गया, और पाकिस्तानी सैनिकों को खुला छोड़ा गया कि आप इनकी हत्या करो, इनका रेप करो, जिससे कि इनकी जनरेशन्स ये बंगाली जैसी पैदा ना हो और हमारी जैसी जो पंजाबी, जो अपने आप को पाकिस्तानी वेस्टर्न पाकिस्तान मानते थे। इस तरह के अत्याचार के खिलाफ जब ये इतना अत्याचार बढ़ा तो वहाँ से लाखों की संख्या में भारत के अंदर रेफ्यूजीज आने लग गए। और दूसरी बात क्या हुई कि जब इतना बड़ा अन्याय होने लगा तो जो वहाँ के लोकल लोगों ने भारत की ओर आशा की नज़र से देखा, और इसी के फलस्वरूप 28 अप्रैल 1971 के दिन भारत सरकार ने फैसला किया कि हमको इनकी मदद के लिए उतरना चाहिए। पर सैनिकों ने, हमारे जो कमांडर्स थे, क्योंकि बारिश आने वाली थी, मानसून का पीरियड था, उन्होंने फैसला किया कि इतना जल्दी ऑपरेशन लॉन्च नहीं हो सकता, और ऑपरेशन बाद के अंदर लॉन्च हुआ। तो ये थोड़ा सा एक बैकग्राउंड था, ये समझना पड़ेगा। पाकिस्तान की सरकार, जिसके नियाजी कमांडर थे, उन्होंने ईस्ट पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश है आज, वहाँ के नागरिकों के साथ जघन्य अपराध किया, रेप, मर्डर, किलिंग और सारे अपराध करने के फलस्वरूप जिस प्रकार से वहाँ सिविल वार हो गया, उसके फलस्वरूप ये वार में भारतीय सेना कभी भी नहीं चाहती थी। पर 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की वायुसेना ने हमारे विभिन्न ठिकानों के ऊपर हमला किया, और जिसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमने 13 दिन में उसको घुटनों के बल लाया। ऐसा मैं बीच में जोड़ना चाहता था। थैंक यू दीपिका जी। निष्ठा जी, आपसे जानना चाहूँगी कि आज आप सेना में खुद हैं और महिलाओं को लेकर आप क्या करना चाहती हैं, और आप खुद एक सेना के अंदर हैं महिला होकर, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के विजय दिवस पर? जी, जिस तरीके से हमारे देश ने प्रगति की है महिलाओं को लेके, जिस तरीके से हमारी सरकार महिलाओं को हर तरीके से कंसिडर कर रही है, उनकी सर्विसेज को हर तरीके से एडमायर कर रही है। जैसे एनडीए के अंदर गर्ल्स की एंट्री स्टार्ट कर दी, सैनिक स्कूल के अंदर गर्ल्स एडमिशन ओपन कर दिया गया है, और इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी जो है वो एज अ कमांडो भी गर्ल्स को कंसिडर कर रही हैं। तो मुझे नहीं लगता महिलाएँ किसी भी तरीके से बंधी हुई हैं अपने सपनों को लेके। हमारे अब तो महिलाएं भी हर तरीके से, हम लोग भी हर तरीके से तैयार हैं अपने देश को सर्व करने के लिए, और उसी तरीके से हमारी जो कंट्री है, हमारा देश जो है, हमें पूरी तरीके से हमारा वेलकम कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा गर्व की बात मैं कह सकती हूँ। अभी भी कुछ पॉइंट्स हैं जो रह रहे हैं जहाँ पर महिलाएं पीछे हैं, पर जिस तरीके से प्रोग्रेस देश कर रहा है, मुझे लगता है बहुत जल्दी वो पॉइंट्स भी अब नहीं रहेंगे। कोई पॉइंट रहेगा नहीं जहाँ पर महिलाएं अपना सर्विसेज नहीं दे सकती हैं। मैं बहुत ही गर्व महसूस करती हूँ इस देश की बेटी होने पर, मुझे बहुत नाज है। थैंक यू सो मच। जी, हमारे साथ तेजपाल जी भी जुड़े हैं, तो आपसे पूछना चाहूँगी कि आज सेना के अंदर मतलब 50% महिलाएं भी हैं, तो उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे कि इनका आना सेना में सही है? देखिए मैम, सबसे पहले बात तो ये है कि जो आर्मी ने रिक्वायरमेंट सेट करी है, अगर कोई भी उसको फुलफ़िल करता है तो उसका आना बिल्कुल सही है। यहाँ बात जेंडर की नहीं है कि वो महिला है या पुरुष है। अगर एक महिला वो सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल करती हैं तो उनका मोस्ट वेलकम है। और अगर देखा जाए तो अभी नेवी और एयरफोर्स ने उनको एज अ कमांडो ज्वाइन करने के लिए भी अलाउ किया है। अभी रिसेंटली लांस नायक मंजू ने फर्स्ट फीमेल स्काई डाइवर बनी है हमारी। तो महिलाएं इंटेलेक्चुअली भी बहुत आगे हैं और हिम्मत वाली भी बहुत हैं। हम अगर पुराने उदाहरण उठाएं तो गुंजन सक्सेना 1999 की कारगिल वॉर के अंदर भी उन्होंने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दी थी। उसके अलावा अगर अपन और पुराने टाइम में जाएं तो माँ कैकई थी जिन्होंने राजा दशरथ को उस युद्ध में से बचा के वापस अपने वहाँ लाई थी। तो महिलाएं शुरुआत से ही बहुत ब्रेव रही हैं, और मेरा मानना है कि अगर वो आर्मी ज्वाइन करती हैं और वो सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल करती हैं तो बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद।
आज हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता ललिता जी भी जुड़े हैं, तो उनसे भी जान लेते हैं कि इस विजय दिवस पे आप क्या कुछ कहना चाहती हैं और क्या आपकी जो चीज़ें हैं वो जनता को बताना चाहेंगी आप? सबसे पहले तो मैं देशवासियों को विजय दिवस की बधाई देना चाहती हूँ। दूसरी बात मैं सरकार का ध्यान इस तरफ लाना चाहती हूँ कि जब हमारे सैनिक जो शहीद हो जाते हैं, कुछ दिन तक तो उनका गुणगान किया जाता है, उनकी वीर गाथा गाई जाती है, बाद में उनकी फैमिली को, उनकी बीवी बच्चों को बिल्कुल तनहा छोड़ दिया जाता है, उनकी कोई परवाह नहीं की जाती। तो इस तरफ सरकार को पूरा ध्यान देना चाहिए कि भाई उन लोगों के लिए भी सुख सुविधा पूरी तरह से रहे, क्योंकि हमारे देश के सैनिक ही हैं जिनकी वजह से आज हम अपने घरों में सुरक्षित बैठे हैं। तो इसलिए हम लोगों को अपने सैनिकों का पूरा ध्यान रखना चाहिए। जी कर्नल साहब, आपसे ये जानना चाहूँगी कि एक सैनिक के लिए ये सारी जर्नी इतनी आसान तो होती नहीं होगी, या कुछ चीज़ें ऐसी भी होती होंगी जो सैनिक के हक में नहीं होती होंगी, तो ऐसी कुछ परेशानियां हैं जो सैनिकों की हैं जो आप बताना चाहेंगे? जी देखिए, आपके सवाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि हमारी सैनिकों की समस्याओं को लेकर के। वैसे देखिए, सैनिक जब भारतीय सेना में, चाहे नेवी हो, एयरफोर्स हो, आर्मी हो, किसी में भी जो एक बार हिस्सा बन जाता है तो समस्या तो हमारी कोई भी नहीं हो सकती, क्योंकि जो हम सेवाएं देते हैं वो मातृभूमि के लिए हम तत्पर रहते हैं। बट देखिए, कुछ समस्याएं जो ऐसी हैं, मैं एज ए भूतपूर्व सैनिक कह सकता हूँ, रिटायरमेंट होने के बाद देखता हूँ कि भारतीय सेना में देखिए, सब जैसे 62 के इतिहास, 71 की हम बात कर रहे थे, तो पुराना दौर दूसरा था। आजकल नए भारत है, नई सरकारें हैं, आप खुद देख रही हैं कि तवांग के अंदर जिस प्रकार हम जवाब दे रहे हैं, जिस प्रकार बॉर्डर एरियाज़ के अंदर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, जिस प्रकार से S-4800 हमारी वेपन सिस्टम आ रहा, जिस प्रकार से एक जवान को तैयार किया जा रहा है। बहुत सारे लोग हैं, मैं देख रहा था पार्लियामेंट में कल परसों हंगामा कर रहे थे कि एक इंच ज़मीन। तो देखिए साहब, ये बहुत लंबा विषय है, पर जो अभी बदलते भारत के अंदर जिस प्रकार से मौजूदा जो सरकार है या आपके नागरिक हैं, मैं नागरिक ही कहूँगा, आपने जिस प्रकार से ये सर्जिकल स्ट्राइक का दौर और लेजर स्ट्राइक का दौर और आने वाले दुश्मन जब सीमा में घुसता है, खुल करके हमें हाथ दे रखा सेना को। आप देशवासी इसके लिए बधाई के पात्र हैं, और जिस प्रकार से आपने अपनी पॉलिटी को ये निर्धारित किया है, इनको आदेशित किया कि सैनिकों को खुली छूट हो, पूरा सामान दिया जाए, देश की सुरक्षा के अंदर कोई खिलवाड़ ना हो, ये बहुत अच्छा बदलाव है, बहुत अच्छा संकेत है। पर देखिए, कुछ हमारी समस्याएं मैं भूतपूर्व सैनिकों की मानना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपके चैनल पर बैठा हूँ और आपके चैनल के मार्फत कुछ समस्याएं मैं समय समय पर सैनिकों की उठाता रहता हूं। राजस्थान सरकार के मैं सबसे पहले राजस्थान सरकार, क्योंकि हम जयपुर में बैठे हैं, बधाई देना चाहूँगा गहलोत साहब को कि देखिए, आपने 2 काम, हमारी मांगें तो बहुत सारी थी। पहली मांग थी, रेक्सो के अंदर जितने हमारे कर्मचारी थे उनकी पहले तनख्वाह 10 से 11 हज़ार होती थी। आपने पिछले बजट सेशन में उसको 20% बढ़ा करके हमारी मांग को कुछ हद तक स्वीकार किया। पर देखिए, ये पूरी तरह हमें मंजूर नहीं है। बधाई तो दे रहे हैं, पर आप पूरा न्याय करें, चुनाव का समय है। आप जो 22,500 जो कम से कम वेतन है, वो हर सैनिक अधिकारी जिसको आप कॉन्ट्रैक्ट पे लेते हैं उससे कम में आप ना रखें। सम्मान की बात है साहब, पैसे की बात नहीं है। पेट तो आदमी कहीं भी भर सकता है, पर जो सैनिक अधिकारी रहा आज, अब उसको मात्र 20% बढ़ा करके 14,000 15,000 रुपए हुआ है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये कि उनको पूरा उनका तनख्वाह दी जाए जो मिनिमम वेजेस के हिसाब से, ऐसा मेरा मानना है। और इसी के साथ साथ हर जिले के अंदर सैनिक विश्राम गृह हैं, और वहाँ सैनिक विश्राम गृह में जो हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं, जो अधिकारी हैं, जिनको आपने नौकरियाँ दे रखी हैं, उनसे आप 12-12, 16-16 घंटे काम लेते हैं और मात्र 12,000 रुपये देते हैं। ये भी एक अन्याय है। इनको भी आप बढ़ा करके पूरा कॉन्ट्रैक्चुअल मिनिमम 22,500 जो आपका एक वेतन का एक पैमाना मैं सुन रहा था, वो आप करें। और पिछले चुनाव में आपने वादा किया था, तो बधाई है, बट गुजारिश भी है। दूसरे तरफ हमने एक मांग रखी थी, जो मेरे पूरे देश से रखी थी, मैं पिछले 4 वर्षों से रख रहा था। राजस्थान और गहलोत साहब, आप पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने इस मांग को स्वीकार करके एक इतिहास रचा है। वो क्या है? देखिए, सेना के अंदर जब सैनिक की मौत हो जाती है किसी भी कारण, युद्ध के मैदान में मौत होती है, तो देश बड़ा गुणगान के साथ हमारा सम्मान करता है, नौकरियां भी देता है। पर देखिए, कोई भी सैनिक, कोई भी कर्मचारी, चाहे प्रदेश की सरकार का हो, चाहे राष्ट्र की सरकार का हो, जब उसकी मौत किसी भी कारण होती है, आप उसके परिवार को अनुकंपा नौकरी का प्रावधान रखते हैं। पर सैनिक के लिए ऐसा कहीं नहीं था। सेंट्रल गवर्नमेंट आज भी इसकी दोषी है, ये कह के टाल देती है कि सेना के अंदर हमें सिलेक्शन प्रोसेस है। प्रोसेस आप अपनी जेब में रखें, प्रोसेस आपकी समस्या है, कानून सरकार की समस्या है। पर अगर आप दूसरी नौकरियों में उनके जब मौत हो जाती है किसी भी व्यक्ति कर्मचारी की, जब आप उसके परिवार को अनुकंपा नौकरी देते हैं, सैनिक के नाम से अन्याय बंद होना चाहिए। सेंट्रल सरकार में मोदी जी आपसे आग्रह है, और मेरा आपसे डिफेंस मिनिस्टर महोदय, आपसे राजनाथ जी, आपसे आग्रह, सेना के तीनों चीफ से आग्रह है, चौहान साहब आपसे भी आग्रह
आग्रह जो हमारे CDS महोदय हैं कि देखिए स्वीकार नहीं करेगा देश, आपको आवाज़ उठानी है, आपके साथ हम सब तैयार हैं, अनुकंपा नौकरी मिलनी चाहिए। और इस आवाज़ के फलस्वरूप राजस्थान सरकार ने अब ये घोषणा कर दी है, और मैं चाहूँगा हमारे जितने साथी बैठे एक बार ताली बजा करके गहलोत साहब के लिए अभिनंदन होना चाहिए कि इन्होंने ऐसा ऐतिहासिक काम किया कि कोई भी सैनिक की मृत्यु उसकी सेवा काल में होती है और राजस्थान का नागरिक है तो उसको अनुकंपा नौकरी दी जाएगी। बधाई के पात्र है हमारी समस्या। और बाकी भी सैनिकों की समस्याएं बहुत हैं, मैं मानता हूं, जैसे हाल ही के अंदर देखिए ये समस्या नहीं है, ये हमारे स्वाभिमान का मामला है। गहलोत साहब की मैं पूरा यकीन करता हूं कि आपकी समझदारी से ऐसा गलत काम नहीं हो सकता। किसी गुमराह किया है राजनीतिज्ञ ने आपको, किसी कोई प्रेशर है कि देखिए साहब थोड़े दिनों पहले एक हमें जातिगत बांट दिया गया है, और मैं मानता हूं देश में कोई भी ऐसा नागरिक नहीं है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सैनिक की जातिकरण करने के पक्ष में होगा। मैं तो कतई नहीं हूं। और गहलोत साहब जितने अच्छे काम किए हैं, आप एक ऐसा एक गलत अपने सर पे क्यों माथे लेके जा रहे हैं? चुनाव का दौर है, हर सैनिक आपका सम्मान करेगा। इस ऑर्डर को वापस लीजिए। और जिन कारणों से हुआ है, हमारी मांग एक ही है कि सैनिक को जाति विशेष मत करो, सैनिक को एक सैनिक रहने दे। भूतपूर्व सैनिक थे, 1988 से आपने हमें पुनर्वास के लिए हमारे लिए कुछ व्यवस्थाएं की थी, उसका आरक्षण का नाम आपने दिया है, हमने नहीं दिया। और थोड़े दिनों पहले तक ये वर्टिकल रिजर्वेशन के नाम से हमें भूतपूर्व सैनिक कैटेगरी में क्लास ए के अंदर 5% था, क्लास बी के अंदर ये 12.5% था, क्लास सी और डी के अंदर ये 15.5% नौकरियां आरक्षित की थी। ये वैसे ही रहने दे। और बाकी आप जिस प्रकार से अब ओबीसी को ओबीसी में कर दिया, एससी को एसटी में कर दिया, अलग अलग, सबसे बड़े दुर्भाग्य है कि जाति सैनिक की ना करें। दूसरी बात देखिए, ज़्यादातर देश जानता, हम जानते हैं कि इतिहास गवाह है कि जो 95% सेना में जो जवान हैं वो ओबीसी वर्ग से आते हैं। एससी और एसटी का तो बेचारों को कभी इतना मौका ही नहीं मिल पाया। और आज उन दोनों वर्गों के अंदर जो आपने अलग अलग वर्ग में बांट दिया, इसमें नुकसान सैनिक का हो रहा है और एक द्वेष पैदा हो रहा है। तो इसको पुनः स्थापित करें। बाकी छोटी मोटी मांगे फिर उठाते रहेंगे। विजय दिवस का दिन है, शौर्य का दिन है, सैनिकों को सम्मान और प्रणाम का दिन है, पूर्वजों को प्रणाम का दिन है, सरकार की अच्छी नीतियों का धन्यवाद का दिन है। मोदी जी की सरकार ने महिलाओं का जिस प्रकार से परमानेंट कमीशन में भागीदारी सुनिश्चित की है। एनडीए के अंदर पहला हमारा बैच चला गया है, पिछले बार दूसरा बैच अभी जाएगा। तो ऐसे देश की उन्नति करता रहे। राजस्थान सरकार ने जिस प्रकार से ये किया है अनुकंपा नौकरी का किसी भी सैनिक की मौत के लिए, मैं केंद्र सरकार से भी आग्रह करूंगा और दूसरे प्रदेशों की सरकारों से, यूनियन टेरिटरी की सरकारों से, कि आप भी ये आदेश पारित करें जिससे एक सैनिक का सम्मान बना रहे। और वैसे भी सैनिक आप जो भी करेंगे देश के लिए सदैव तैयार है, ऐसा मेरा मानना है। तो आपने देखा और सुना, ये है रिटायर कर्नल देवानंद गुर्जर साहब। अभी इन्हीं के जो साथी है साथ में, उन्हीं से पूछते हैं कि क्या अभी कर्नल साहब ने जो फौजियों के यानी जो जवान हैं उनके बारे में जो बातें रखी है, यानी किस तरीके से रखनी चाहिए थी और कितनी क्या सही है? क्या फौजियों के लिए जातिवाद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आपका सजेशन। जैसे कि कर्नल साहब ने कहा, मैं उनसे बिल्कुल एग्री करती हूँ, उनसे बिल्कुल मैं साथ देती हूँ। कर्नल साहब ने बहुत ही अच्छी बात कही कि फ़ौजी का कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती। फ़ौजी एक देश का सेवक होता है और वो सिर्फ देशवासी बन के रहे तो ठीक है, उसको जाति में ना बांटा जाए तो ही सही है। थैंक यू। यहीं पे यानी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे निष्ठा शर्मा जी भी है। कि शर्मा जी आपका क्या यानी? जी, आप देश के सैनिक को किस जाति में बांटेंगे, मुझे बताइए। सैनिक की सिर्फ एक ही जाति है, वो तिरंगा पहनता है और तिरंगा की रक्षा करता है। इससे आगे ना उसको कुछ आता है ना वो जानना चाहता है। तो सैनिकों को इस तरीके से ना बांटा जाए तो ठीक है। सैनिकों की कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है। सैनिक सैनिक है और अपने देश का सैनिक है। धन्यवाद। आपका क्या विचार है इसमें? सैनिक हमारे देश के सैनिक है तो उनको देश के साथ ही जुड़ा रहने दीजिए। उनको अलग अलग जातिवाद में बांधना उचित नहीं है किसी भी तरीके से। और इसमें कर्नल साहब की बात से हम सभी लोग सहमत हैं। यहीं पे हमारे साथी शिकड़ी में जो एनसीसी के जो जवान मौजूद है, उनका क्या कुछ कहना है इसमें? जी बिल्कुल, मैं सर की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि एक देश का जो फौजी है उसकी कोई धर्म नहीं होता। अगर वो कहीं बाहर भी है तो उसे भारतीय सैनिक के नाम से जाना जाता है, उसके धर्म से नहीं। धन्यवाद। तो सभी यानी जो भी दर्शक उन्होंने देखा और सुना और समझा कि कर्नल साहब की बात से सभी यानी जो साथी है वो सहमत है। फौजी का कोई धर्म नहीं होता, ना कोई जात होती, बात बाकी वो देश के लिए रक्षा करता है। और यानी 24 घंटे यानी बॉर्डर पे खड़े रहते हैं, दिन रात वो मेहनत करते हैं और अपनी ड्यूटी पूरी तरह से निभाते हैं। उनकी ड्यूटी जो आर्मी के जो जवान हैं जो वो ड्यूटी कर पाते हैं, उनकी वजह से अपन सब लोग चैन की नींद सो पाते हैं। धन्यवाद।